नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजीकेजी स्टडीज एंड एसजीकेजी 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस। इस सेशन में हम चैप्टर 4 का जो रिमेनिंग पार्ट है, इससे पहले चैप्टर 4 का पार्ट 1 हम स्टडी कर चुके हैं। ये चैप्टर 4 का पार्ट 2 है। चैप्टर 4 का ये पार्ट 2 है, जिसमें हम 45 से लेकर के 45I तक का यहाँ पर डिस्कशन करने जा रहे हैं, राइट। इससे पहले वाले अगर तक अभी आपने नहीं देखा है, एक बार उसको अवश्य देख लें, समझने में आसानी हो जाएगी। जैसा कि ये चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 का नाम है कंट्रीब्यूशन। हिंदी में इसे अभिदाय लिखा गया है। जनरली हम लोग कंट्रीब्यूशन को अंशदान लिखते हैं, अंशदान बोलते हैं, बट ये सही एक्ट में कंट्रीब्यूशन के अगेंस्ट में अभिदाय लिखा गया है। अब लिखा गया है तो लिखा गया। तो फर्स्ट सेशन में 38 से लेकर के 44 तक हम कवर कर चुके हैं। इस सेशन में 45 ऑनवर्ड। 45 is specially dedicated to social security officers, their functions and their duties. SSO, ठीक है। SSO is the main machinery in ESIC, ऐसा 45 में लिखा हुआ है। 45A RO SRO वालों को पता है, डिटर्मिनेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन इन सर्टेन केसेस। इसके अगेंस्ट में अपील बनता है 45AA अपीलेट अथॉरिटी के पास, और 45B से रिकवरी शुरू हो जाती है। Recovery of contribution. 45C issue of certificate to the recovery officer. 45D recovery officer to whom certificate is to be forwarded. 45E जो है validity of certificate and amendment thereof. 45F stay of proceeding under certificate and amendment or withdrawal thereof. 45G other modes of recovery. 45H application of certain provisions of the Income Tax Act and 45I definition. इन सब की चर्चा हम इस सेशन में करने जा रहे हैं, राइट। चलिए 45 से शुरू करते हैं, विच इज डेडिकेटेड टू सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर। ये देखिए, ये सेक्शन 45 है, सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर्स, देयर फंक्शंस एंड ड्यूटीज। द कॉर्पोरेशन मे अपॉइंट सच पर्सन। अब कौन से सच पर्सन है, ये रूल और रेगुलेशन में क्लेरिफाई करना है। ऐसे किसी को भी एसएसओ नहीं बना देंगे। किसको एसएसओ बनाना है वो रूल और रेगुलेशन में मेंशन किया हुआ है। द कॉर्पोरेशन, नहीं तो उसके लिए आरआर भी फ्रेम होता है, रिक्रूटमेंट रूल। द कॉर्पोरेशन मे अपॉइंट सच पर्सन्स एज सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर्स एज इट थिंक्स फिट फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट विदिन सच लोकल लिमिट्स एज इट मे असाइन टू देम। अर्थात सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर जो एसएसओ की जो ड्यूटी होती है, उनका एक अपना ज्यूरिसडिक्शन होगा। जैसे ब्रांच मैनेजर का ज्यूरिसडिक्शन होता है ना, तो ऐसे ही तो एसएसओ का भी एक ज्यूरिसडिक्शन होगा। तो वो अपने ज्यूरिसडिक्शन में अपनी जो फंक्शन एंड ड्यूटी है उसको परफॉर्म करेंगे, ठीक है। 45(1)(2) any social security officer appointed by the corporation under subsection 1 herein referred as social security officer or other official of the corporation authorized in this behalf। अर्थात एसएसओ के अलावा भी, अदर देन एसएसओ भी और किसी को भी ये काम ऑथराइज किया जा सकता है। क्या? फॉर द पर्पस ऑफ इंक्वायरिंग इनटू करेक्टनेस ऑफ एनी ऑफ द पार्टिकुलर स्टेटेड इन एनी रिटर्न रेफर टू इन सेक्शन 44। सेक्शन 44 में हमने देखा था कि एम्प्लॉयर इज रिक्वायर्ड टू सबमिट रिटर्न। आजकल ऑनलाइन सब कुछ चल रहा है, तो ईआरपी में उनका क्या होता है, आरसी होता है, रिटर्न ऑफ कंट्रीब्यूशन होता है। तो रिटर्न ऑफ कंट्रीब्यूशन वो सबमिट करते हैं, तो उसकी करेक्टनेस वो सही है कि नहीं है, उसको चेक करने का जो ड्यूटी है वो एसएसओ को दिया गया है।
For what purpose? For the purpose of ascertaining whether any of the provision of this act has been complied with. So, for the purpose of compliance of the scheme, SSO has been empowered to inquire into the correctness of any of the particulars stated in any return. रिटर्न का मतलब क्या है? रिटर्न सपोर्टेड बाय द अदर डॉक्यूमेंट। तो क्या क्या चेक करेंगे? रिक्वायर एनी फिजिकल और इमीडिएट एम्प्लॉयर प्रिंसिपल रिक्वायर एनी प्रिंसिपल और इमीडिएट एम्प्लॉयर टू furnish to him such information as he may consider necessary for the purposes of this act। तो इस एक्ट को रन करने के लिए, इस एक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए एसएसओ के पास पावर है कि वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर या इमीडिएट एम्प्लॉयर किसी से भी वो सारे इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, उनसे डिमांड कर सकते हैं जो उनको करेक्टनेस चेक करने के लिए जरूरत है। और क्या है? एट एनी रीजनेबल टाइम एंटर एनी ऑफिस, एस्टैब्लिशमेंट, फैक्ट्री और अदर premises occupied by such principal or immediate employer and require any person in charge thereof to produce such SSO or other official and allow him to examine such record accounts। तो एसएसओ जो है, एसएसओ या यहाँ पर लिखा है कि अदर ऑफिशियल, इनको ये पावर दिया गया है, ये किसी ऑफिस में, किसी एस्टैब्लिशमेंट में, किसी फैक्ट्री में, किसी प्रीमाइसेस में विच इज ऑक्युपाइड बाय द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर और इमीडिएट एम्प्लॉयर, वहां पर ये एंटर कर सकते हैं। बस रीजनेबल टाइम ध्यान रखना है। तो रीजनेबल टाइम को जनरली हम डे टाइम कहते हैं। तो डे टाइम बोलिए या वर्किंग आवर बोलिए, जो कंपनी अगर तीनों शिफ्ट में चल रही है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कंपनी तीनों शिफ्ट में चल रही है। तो एक किसी रीजनेबल टाइम में किसी भी ऑफिस, एस्टैब्लिशमेंट, फैक्ट्री, प्रीमाइसेज में इंटर करने का पावर है इनके पास। और क्या पावर है? जो भी वहां पर अवेलेबल रहेंगे उनको ऑर्डर देंगे कि टू प्रोड्यूस द रिकॉर्ड। किस लिए? टू एग्जामिन सच अकाउंट्स, बुक्स एंड अदर डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन। वो सारे बुक चाहिए, वो सारे अकाउंट चाहिए, वो सारे डॉक्यूमेंट चाहिए which is related to the employment of person and payment of wages, राइट। यहाँ पर हमें क्या किस 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 का रिकॉर्ड चाहिए? वो सारे रिकॉर्ड चाहिए जिसमें कहीं ना कहीं से एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन रेफर किया हुआ हो और पेमेंट ऑफ वेजेज मेंशन किया हुआ हो। उसकी लिंक जहां तक जाती है वहां तक के सारे रिकॉर्ड हम चेक कर सकते हैं। और टू फर्निश टू हिम सच इंफॉर्मेशन एज मे बी कंसिडर्ड नेसेसरी, इसके अलावा भी और भी इंफॉर्मेशन जो जरूरी लगता है वो भी डिमांड किया जा सकता है एंड ही हैज टू फर्निश इट। 45 में सोशल सिक्योरिटी अफसर के फंक्शन ड्यूटीज के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। 45 में ही ABCD आ गया। एग्जामिन विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर रिलेवेंट टू द पर्पस अफोरसेड, वो सारे रिकॉर्ड को एग्जामिन करना है। पर्पस क्या है? ESI स्कीम को का 100% कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं, हमें कंप्लायंस चेक कर रहा है। The principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory establishment, any person whom said so has reasonable cause to believe or to be have been an employee। तो ये देखिए, एग्जामिन विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर रिलेवेंट टू द पर्पस। तो अभी तक जो था सी, जो बी में था वो एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड था, और जो सी में है ये एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन के बारे में है। एनी पर्सन फाउंड इन सच एस्टेब्लिशमेंट, उन सब से पूछताछ कर सकते हैं। तो एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड जो है बी में है एंड एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन सी में है, राइट।
डी में क्या है? मेक कॉपीज ऑफ और टेक एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एनी रजिस्टर, अकाउंट बुक और अदर डॉक्यूमेंट मेंटेन्ड इन सच फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेंट, ऑफिस और अदर प्रीमाइसेस। तो जो बी में डॉक्यूमेंट लिए थे उसकी कॉपी ले सकते हैं, उसका एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं, उसको रजिस्टर ले सकते हैं, वो अकाउंट बुक की कॉपी ले सकते हैं। कॉपी अपने वेरिफिकेशन पर्पस के लिए, अपने रिटेंशन पर्पस के लिए, अपने ऑफिशियल पर्पस के लिए एज ए विट एविडेंस ले सकते हैं उसको। ये डी में लिखा है। अगर कोई पूछता है कि कॉपी लेने का कहाँ लिखा हुआ है तो डी में लिखा है। ई में क्या है? एक्सरसाइज सच अदर पावर्स एज में बी प्रिस्क्राइब। इसके अलावा भी ईएसआई रूल्स, ईएसआई रेगुलेशन, टाइम टू टाइम ऑफिस मेमोरेंडम, टाइम टू टाइम को सर्कुलर, वो जहाँ कहीं भी और भी कुछ इश्यूज प्रिस्क्राइब्ड किए जाते हैं वो सारे पावर एक्सरसाइज करने हैं। कौन करते हैं? सोशल सिक्योरिटी अफसर या एनी अदर पर्सन ऑथराइज टू एक्ट लाइक सोशल सिक्योरिटी अफसर। ठीक है, 45 का ही हम पढ़ रहे हैं, 45 का 3। एंड सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर shall exercise such function and perform such duties as may be authorized by the corporation or as may be specified in the regulation। तो एसएसओ जो है वो सारे फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, सारे ड्यूटीज को परफॉर्म करेंगे जो कॉरपोरेशन के द्वारा ऑथराइज किया गया हो, जो रेगुलेशन में स्पेसिफाई किया गया हो। तो इसलिए इसको ये रेफर कर रहा है हमें रेगुलेशन जाने के लिए, राइट। 4, एनी ऑफिसर ऑफ द कॉरपोरेशन ऑथराइज इन दिस बिहाफ इट मे कैरी आउट री इंस्पेक्शन और टेस्ट इंस्पेक्शन। देखिए भाई 45 में 4 में टेस्ट इंस्पेक्शन के बारे में चर्चा है। एनी ऑफिसर ऑफ द कॉरपोरेशन ऑथराइज्ड इन दिस बिहाफ may carry out re-inspection or test inspection of the records and returns submitted under section 44 for the purpose of verifying the correctness. For the purpose of, for what purpose test inspection is done? For the purpose of verifying the correctness and quality of inspection carried out by the social security officer। तो जो टेस्ट इंस्पेक्शन होता है, टेस्ट इंस्पेक्शन कौन कर सकता है? जिसको कॉर्पोरेशन ऑथराइज करेगी। नॉर्मली एडीडीडी को टेस्ट इंस्पेक्शन दिया जाता है, जिसका एसएसओ इंस्पेक्शन कर चुके हैं उस इंस्पेक्शन को फर्दर वेरीफाई करने के लिए टेस्ट इंस्पेक्शन किया जाता है। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का काम है, एसएसओ को इससे थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है, कुछ ज्यादा केयरफुली इंस्पेक्शन करना चाहिए, नहीं तो टेस्ट इंस्पेक्शन में चीजें फंस भी जाती हैं। तो टेस्ट इंस्पेक्शन किस लिए करेंगे? फॉर द पर्पस ऑफ वेरीफाइंग द करेक्टनेस एंड क्वालिटी ऑफ इंस्पेक्शन कैरिड आउट बाय सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर। तो ये सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर के ऊपर एक चेक है। सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर अपना काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है, जो जो उन्होंने इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड एंड रिटर्न किए थे वो ठीक से किए हैं कि नहीं किए हैं। तो एसएसओ के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखने के लिए टेस्ट इंस्पेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है। तो टेस्ट इंस्पेक्शन में जो भी ऑथराइज अफसर होंगे ही विल वेरीफाई द करेक्टनेस एंड क्वालिटी ऑफ इंस्पेक्शन कैरीड आउट बाय सोशल सिक्योरिटी अफसर, राइट। ये रहा आपका 45। अब है कि सर्टेन ऑफिसर टू हैव पावर्स ऑफ इंस्पेक्शन, ये रूल में है। अभी हमने पढ़ा था ना 45 में कि और किसको किसको पावर ऑफ इंस्पेक्शन है एसएसओ के अलावा। तो ये रूल 102 में मेंशन है, सर्टेन ऑफिसर्स टू हैव पावर्स ऑफ इंस्पेक्शन। कौन कौन हो सकते हैं, किसके किसके पास इंस्पेक्शन का पावर है ईएसआई में, वो रूल 102 में मेंशन है। डायरेक्टर जनरल, इंश्योरेंस कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, रीजनल डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर एंड ए ब्रांच मैनेजर shall have
all the powers of social security officer. ये देखिए ये ओवरराइडिंग पैरा है ये कह रहे हैं कि सिर्फ जो भी पावर एसएसओ के हैं वो सारे पावर एसएसओ के ऊपर के जितने भी अफसर हैं उनके पास भी वो सारे पावर है। तो इंस्पेक्शन सिर्फ एसएसओ नहीं कर सकते हैं, इंस्पेक्शन एसएसओ के ऊपर जितने अफसर हैं उन सब से करवाया जा सकता है। ऐसा इसमें लिखा हुआ है, सर्टेन ऑफिसर्स टू हैव पावर ऑफ इंस्पेक्शन। पावर ऑफ इंस्पेक्शन किसके किसके पास है अदर देन एसएसओ? डीजी साहब के पास है, इंश्योरेंस कमिश्नर के पास है, एडिशनल कमिश्नर के पास है, रीजनल डायरेक्टर के पास है, ज्वाइंट डायरेक्टर के पास है, डेप्यूटी डायरेक्टर के पास है, असिस्टेंट डायरेक्टर के पास है, ब्रांच मैनेजर के पास है। ब्रांच मैनेजर ग्रेड 1 भी होते हैं। shall have all the powers of social security officer specified in subsection 2। सबसेक्शन 2 में क्या था? सबसेक्शन 2 में टू एग्जामिन रिकॉर्ड एंड टू एग्जामिन पर्सन कर देता of section 45 of the act। In addition to the officers mentioned above, इन लोगों के अलावा the director general may by a written order confer upon any employee of the corporation or government officer the powers of social security officer for such purpose, such period or period as he may think fit। तो डायरेक्टर जनरल के पास पावर डेलीगेट किया गया है। डायरेक्टर जनरल चाहे तो इन लोगों के अलावा और भी किसी अफसर को एसएसओ का काम दे सकते हैं। 102 में इंस्पेक्शन बुक लिखा है। इंस्पेक्शन बुक क्या है? जितने भी इंस्टीट्यूशन है, जितने भी कंपनी है, जितने भी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, जितने भी इमीडिएट एम्प्लॉयर है, इन सबको इंस्पेक्शन बुक मेंटेन करके रखना है। इंस्पेक्शन बुक मेंटेन करके रखना है तो दैट कोई भी साहब इंस्पेक्शन के लिए जा रहे हैं तो वो दिखा सके। एवरी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कैन मेंटेन ए बाउंड इंस्पेक्शन बुक, मतलब बाइंडिंग किया हुआ ना चाहिए, हार्ड बाइंडिंग किया हुआ इंस्पेक्शन बुक होना चाहिए। एंड shall be responsible for its production on demand of social security officer or any other officer of corporation duly authorized to exercise the powers of social security officer irrespective of the fact whether principal employee is present in the factory or establishment or not during the inspection। कई बार ऐसा होता है कि हमारे तो जाते हैं, उनको बता दिया जाता है कि एम्प्लॉयर जो है, ऑनर जो है, एमडी जो है आउट ऑफ स्टेशन है, आउट ऑफ इंडिया है, फैक्ट्री चल रही है, एस्टैब्लिशमेंट रन कर रहा है, बिजनेस डे टू डे चल रहा है। somebody is managing the business, somebody managing the transaction, he is responsible to produce it। ऐसा नहीं है कि वो साहब नहीं है तो इंस्पेक्शन नहीं होगा। इंस्पेक्शन विल बी कैरिड आउट whoever is taking care of the establishment, whoever is acting on behalf of the principal employer or immediate employer, he is bound to produce the record to verify the correctness। A note of all irregularities and illegalities discovered at the time of inspection indicating therein the action, if any, proposed to be taken against the principal employer together with the orders of their remedy removable passed by the social security officer। जब भी इंस्पेक्शन करेंगे ऑब्जर्वेशन नोट देते हैं, इंस्पेक्शन रिपोर्ट देते हैं। तो इंस्पेक्शन रिपोर्ट में क्या क्या इनकी कमियां हैं, क्या क्या इनको मेजर टेक लेना है, वो सब क्या उसमें मेंशन किया गया रहता है। ठीक है। Every principal employer shall preserve the inspection book maintained under this regulation after it has filled for a period of 5 years from the date of the last entry therein। इंस्पेक्शन जो ये इंस्पेक्शन का बुक जो बनाएंगे बाइंडिंग किया हुआ, एम्प्लॉयर इज बाउंड टू मेंटेन इट फॉर अनदर 5 years फ्रॉम द लास्ट एंट्री, फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट एंट्री। 5 साल के लिए उनको अपना इंस्पेक्शन जो बुक है उसको मेंटेन करके रखना है। राइट। ये सही रूल्स का मेंशन किया हुआ था। अब वापस आते हैं ये सही एक्ट में और 45 ए में। 45 ए में जितने भी ऑथराइज अफसर होते हैं
they have power to determine contribution in certain cases. वो क्या क्या केसेस हैं? Where in respect of factory or establishment no return particulars, registers or records are submitted. तो पहला कंडीशन तो ये है कि उसने कुछ रिकॉर्ड ही नहीं दिया, कुछ रिटर्न ही नहीं सबमिट किया। पहला कंडीशन 45 या डिटर्मिनेशन का क्या है कि अगर किसी फैक्ट्री या एस्टेब्लिशमेंट कोई रिटर्न नहीं भर रहा है, मतलब चालान नहीं भर रहा है, पार्टिकुलर नहीं भर रहा है, रजिस्टर नहीं दिखा रहा है, रिकॉर्ड नहीं दिखा रहा है, सबमिटेड या तो दिखा नहीं रहा है, फर्निश नहीं कर रहा है या मेंटेन नहीं कर रहा है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 44 और any social security officer or other official of the corporation referred to in subsection 2 is prevented। दो कंडीशन है, या तो वो रिटर्न पार्टिकुलर रजिस्टर इन सबको सबमिट ही नहीं कर रहा है, फर्निश ही नहीं कर रहा है, मेंटेन ही नहीं कर रहा है, या प्रिवेंट इन एनी मैनर उनको उसका एक्सेस लेने से, वहां तक पहुंचने से रोक रहा है। प्रिवेंटेड बाय होम, बाय प्रिंसिपल और इमीडिएट एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर के एजेंट भी इस डेफिनेशन में आते हैं। और एनी अदर पर्सन, लिखा है एनी अदर पर्सन इन एक्सरसाइजिंग हिज फंक्शन और डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटीज अंडर सेक्शन 45 द कॉर्पोरेशन में ऑन such on basis of information available to it by order। देखिए ऐसा है, अब बाय ऑर्डर ऑन बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ दैट फैक्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट। तो कॉर्पोरेशन के पास पावर है इन इन कंडीशन में कि जो क्वांटम है, जो कंट्रीब्यूशन है, जो अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन है, उसको वो डिटरमाइन करेगी। इसमें 45 ए में, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट, कंडीशन लगा है, नो सच ऑर्डर शैल बी पास बाय द कॉर्पोरेशन अनलेस द प्रिंसिपल और इमीडिएट एम्प्लॉयर और पर्सन इन चार्ज ऑफ द फैक्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट हैज बीन गिवन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी। ऑर्डर पास करना है लेकिन उसको हियर करने का, उसको सुनने का अपॉर्चुनिटी तो देना है ना। तो अपने यहाँ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी को हम नॉर्मली 3 अपॉर्चुनिटी मान के चलते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, 3 अपॉर्चुनिटी दीजिए, 3 अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं किया, ऑर्डर पास कर सकते हैं। तो उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देना है। ऐसा नहीं कि पेन उठाया और ऑर्डर पास कर दिया। प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो सच ऑर्डर शैल बी पास्ड बाय द कॉर्पोरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द पीरियड बियॉन्ड 5 ईयर्स। ये अनदर कैपिंग है, नोट कर लीजिए। 45 ए में ही मेंशन किया हुआ है कि 5 वर्ष से ऊपर का 45 ये ऑर्डर पास नहीं हो सकता। तो 45 ये ऑर्डर पास करते समय हमें ध्यान में रखना है कि 5 वर्ष के भीतर का ही कर रहे हैं, अदरवाइज इट विल बी वायलेशन टू 45 ए 1 2 3 4 5, राइट। नंबर 2 में एन ऑर्डर मेड बाय द कॉर्पोरेशन अंडर सबसेक्शन 1 shall be sufficient proof of the claim of corporation under section 75। 75 में क्या है? एडजुडिकेशन है। सेक्शन 75 में ईआई कोड है। और फॉर रिकवरी ऑफ अमाउंट डिटरमाइंड बाय सच अदर ऑर्डर एज एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू अंडर सेक्शन 45 बी। सेक्शन 45 बी से रिकवरी शुरू हो रहा है। और द रिकवरी अंडर सेक्शन 45 सी टू 45 आई। तो ये कह रहा है कि जो ये 45 ए डिटरमाइन होगा, ये एक प्रूफ हो जाएगा, ये एक क्लियर रिकॉर्ड हो जाएगा। किस पर्पज के लिए? अगर एम्प्लॉयर चाहे तो ईआई कोर्ट में जा सकता है। और कॉर्पोरेशन को क्या करना है? कॉर्पोरेशन जो है अगर वो पे नहीं कर रहा है तो एज एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू उसको रिकवरी ऑफिसर कैन रिकवर। रिकवरी ऑफिसर की जो पावर है, जो उनके ड्यूटीज है, वो 45 सेक्शन 45 बी से लेकर के 45 आई तक दिया हुआ है। देख लेते हैं। हम्म
कुछ यहाँ पर नोटिंग्स है। नोटिंग्स क्या है? अमाउंट डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 45 ए कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयर एज एरियर्स ऑफ लैंड। ये कोर्ट केस में ये सीआई कोर्ट में ये डिसाइड हुआ है 1989 में। और दूसरा क्या है? डिटर्मिनेशन है ना 45 में, तो रीजनल डायरेक्टर एंड नॉट द ईएसआई इंस्पेक्टर, regional director and not the ESI inspector is empowered to determine contribution. So amount determination of contribution will be done only by the regional director. वो ऑथराइज करते हैं, ऑथराइज्ड अफसर को, एडी डीडी जेडी, उनको ऑथराइज करते हैं, वो ऑथराइज अफसर होते हैं। ईएसआई इंस्पेक्टर जिनको एसएसओ कहते हैं आज के डेट में, एसएसओ इज नॉट एम्पावर्ड टू डिटरमाइन कंट्रीब्यूशन। ये 2001 के कोर्ट केस में मेंशन किया हुआ है। ठीक है। In the absence of an order determining the amount payable under Section 45A of the Employee State Insurance Act 1948, recovery proceeding under Section 45B could not be initiated. ये एक केस है 2003 का, बोल रहे हैं कि 45A के अब्सेंस में रिकवरी प्रोसेस नहीं इनिशिएट की जा सकती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि 45A में जो डिटर्मिनेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन हुआ, एम्प्लॉयर में नॉट बी सेटिस्फाइड। तो अगर एम्प्लॉयर सेटिस्फाइड नहीं है 45A में जो हमने ऑर्डर पास किया है, तो उसके पास सेकेंड ऑप्शन है, ही कैन प्रिफर एन अपील टू अपीलेट अथॉरिटी। 45AA में अपील की व्यवस्था की गई है, तो ही कैन प्रिफर एन अपील टू अपीलेट अथॉरिटी। तो लिखा है इफ एन एम्प्लॉयर इज नॉट सेटिस्फाइड, देखिए अगर सेटिस्फाइड है तो ही विल कंप्लाई, और अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो उसको एक अनदर अपॉर्चुनिटी दी जाती है, ही मे प्रिफर एन अपील टू अपीलेट अथॉरिटी। बस कंडीशन क्या है? विद इन 60 डेज ऑफ द डेट ऑफ सच ऑर्डर। कई बार एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है, विद इन 60 डेज फ्रॉम रिसीट ऑफ द ऑर्डर, विद इन 60 डेज फ्रॉम द नॉलेज ऑफ द ऑर्डर, नहीं, विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ सच ऑर्डर। अगर आज हमने साइन कर दिया तो आज से 60 दिन के भीतर वो अपील में जा सकते हैं। और क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि अपील उनका तभी एक्सेप्ट होगा अगर वो 25% ऑफ द क्लेम, हमने डिटर्मिनेशन किया है 10 लाख रुपीज, तो अगर 10 लाख रुपीज का डिटर्मिनेशन है तो उसका 25% होता है 2.5 लाख। तो 2.5 लाख अमाउंट डिपॉजिट करना है अपीलेट अथॉरिटी के पास। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हर कोई अपील में चला जाएगा। तो टू मेंटेन सेंटिटी ऑफ द अपीलेट अथॉरिटी, उसका बहुत ज्यादा मिसयूज ना हो सके, इससे एक टाइपिंग लगाया गया है कि एक तो 60 दिन के भीतर करना है, और दूसरी 25% जो कंट्रीब्यूशन जो डिटर्मिनेशन हुआ है उसका, और नहीं तो एम्प्लॉयर जो कैलकुलेट कर रहा है उसका। विच एवर इज हायर, कौन सा हायर होगा अभी बता दीजिए। वो अपील में जा रहा है ना, एम्प्लॉयर का कैलकुलेशन 4 लाख है, कॉर्पोरेशन का कैलकुलेशन 10 लाख है। अगर कॉर्पोरेशन का कैलकुलेशन 3 लाख होता वो एम्प्लॉयर अपील में ही नहीं जाता। तो विच एवर इज हायर लिखा हुआ है, तो ठीक है कोई बात नहीं, बट 25% ऑफ द डिटरमाइंड क्लेम उनको डिपॉजिट करना है, तब उनको उनका अपील एक्सेप्ट किया जाएगा। अपील को एक्सेप्ट किया जाएगा, उसको हियर किया जाएगा। हियर करने के बाद से अगर अपीलेट अथॉरिटी को लगता है कि कॉरपोरेशन से गलती हो गई है, कॉरपोरेशन ने गलत क्लेम पास कर दिया है, और वो पूरे क्लेम को ही नलिफाई कर सकते हैं। अपीलेट अथॉरिटी के पास क्या क्या पावर है? और सिर्फ अपीलेट अथॉरिटी उस उस जो जो ऑर्डर पास हुआ है उसको रिसाइंड भी कर सकती है, जो ऑर्डर पास हुआ है उसको मॉडिफाई कर सकती है, जो ऑर्डर पास हुआ है उसके उसमें क्लेम कम हो सकते हैं, जो ऑर्डर पास होने जा रहा है उसमें क्लेम बढ़ सकते हैं। अपील का मतलब सिर्फ कम ही नहीं करना नहीं होता, अपील में बढ़ भी सकते हैं। तो अपीलेट अथॉरिटी के पास ये सारे पावर है। इन केस अगर अपीलेट अथॉरिटी ये डिसाइड करती है कि नहीं इनका कोई क्लेम नहीं बनता है,
तो आपका 10 लाख तो सीधे जीरो कर दिया। तो जो 2.5 लाख पे किए हैं उसका क्या करेंगे? इफ एम्प्लॉयर फाइनली सक्सीड्स इन द अपील, द कॉर्पोरेशन शैल रिफंड सच डिपॉजिट टू द एम्प्लॉयर टुगेदर विद, क्या करेंगे? वापस कर देंगे उसका पैसा, जो 2.5 लाख लिए थे उसको वापस कर देंगे। टुगेदर विद सच इंटरेस्ट एज में बी स्पेसिफाइड इन द रेगुलेशन। तो जो भी डिपॉजिट 25% का हम लिए हैं, उसके साथ इंटरेस्ट ऐड करके उस एम्प्लॉयर को हम लौटा देंगे। ये है जस्टिस। इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट एंड क्लियर जस्टिस। अगर कॉर्पोरेशन से गलती हुई है, एम्प्लॉयर सफर किया है, उसका अमाउंट 25% हमारे पास डिपॉजिट है, और अगर डिसीजन जो ऑर्डर आता है 45AA में उनके फेवर में आता है, तो जितना अमाउंट हमारे पास एक्स्ट्रा बचता है, वो सारे एक्स्ट्रा अमाउंट पर इंटरेस्ट लगा करके हम उनको लौटा देते हैं। ये है 45AA का पावर। 45AA जेडी एंड एबव ही कर सकते हैं। डीडी के पास पावर नहीं है 45AA का, ये रेगुलेशन में लिखा है। तो जेडी एंड एबव, जेडी डायरेक्टर, एडिशनल कमिश्नर, इन सब ये अपीलेट अथॉरिटी होते हैं, इनके पास 45AA हियर करने का पावर होता है। राइट राइट। तो सेशन में इतना ही पढ़ते हैं। हाँ, इससे बाद हम शुरू करते हैं रिकवरी वाला प्रोसेस। इससे बाद हम करते हैं रिकवरी का प्रोसेस, क्योंकि ये क्लास जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसमें हमने 45 सेक्शन 45 में एसएसओ के पावर्स एंड फंक्शंस को देखा। सेक्शन 45 ए में सेक्शन 45 ए में रीजनल डायरेक्टर और ऑथराइज्ड ऑफिसर, उनको डिटर्मिनेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन का पावर दिया हुआ है। तो 45 और 45 ए यहाँ तक हमने इसमें देख लिया। 45 बी से शुरू होता है रिकवरी। तो रिकवरी अफसर के पावर, फंक्शन, प्रोसीजर, इसकी चर्चा नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए प्लीज कीप ऑन एंजॉइंग एससीकेजी स्टडीज एंड एससीकेजी 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस। नमस्कार।